नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीएम योगी ने जिन्ना पर अखिलेश को फिर घेरा, बोले लौह पुरुष की देश तोड़ने वालों से की तुलना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शरजील को दी जमानत, एएमयू में दिया था। शरजील ने राष्ट्र विरोधी भाषण। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दी। लगातार दूसरे दिन फरीदाबाद और दिल्ली की हालत गंभीर। एनसीआर के बाकी शहरों की हवा भी बेहद खराब, कल से राहत के आसार। कोरोना के नया वेरिएंट को लेकर दिल्ली अलर्ट। अनिल बैजल ने अस्पतालों को किया अलर्ट, अधिकारियों को कोविड नियमों को सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। प्रियंका ने महोबा में बुंदेली भाषा में जनता पर लुटाया प्यार। जनसभा में प्रियंका ने कहा कि आपने मौका दिया तो सभी को मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुए भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव को जिन्ना वाले बयान को लेकर निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा था, तो दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले जिन्ना के साथ लौह पुरुष की तुलना कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्र तोड़क वही तत्व हैं जिन्होंने 2017 के पहले सत्ता में रहकर प्रदेश की आस्था पर प्रहार करने का काम किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब से भारत सरकार आई है तब से ये लोग बेचैन हो गए हैं, प्रदेश की आस्था में खलल नहीं डाल पा रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे और प्रदेश में दंगा नहीं करा पा रहे। जब से भाजपा सरकार आई है तब से अराजकता, बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए हैं। भाजपा सरकार में किसानों का शोषण बंद हो गया है और बेटियों को सुरक्षा दी जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से उनके सारे धंधे बंद हो गए हैं, जिसकी स्वाभाविक रूप से उनकी यह परेशानी देखी जा सकती है, क्योंकि अब जिन्ना को मेहमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध के बीच होती लड़ाई में राष्ट्रवाद को जिताने के लिए भाजपा के बूथ अध्यक्ष को जीतना होगा। उनका दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ जुड़ें, जिस संकल्प के साथ पीएम मोदी ने कहा था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। सम्मेलन में काशी क्षेत्र प्रभारी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील को एएमयू में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शरजील पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दी। शरजील इमाम की जमानत पर विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। शरजील इमाम अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर दिल्ली दंगों की साजिश का भी आरोप है। वहीं इससे पहले सीएए एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद जेएनयू छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। शरजील की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। सुनवाई में शरजील ने कहा था कि वह कोई आतंकवादी नहीं है। देशद्रोह और अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी जेएनयू छात्र शरजील इमाम ने कहा था कि वह आतंकी नहीं है, वह एक आम नागरिक है और उसके खिलाफ मुकदमा स्थापित कानून के अनुरूप नहीं है, बल्कि किसी सम्राट के चाबुक की तरह है। यह तर्ज शरजील ने मामले में जमानत देने और आरोप मुक्त किए जाने की मांग करते हुए रखा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोप पत्र की उसने 2019 में अपने भाषणों में कथित रूप से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को देश से अलग करने की धमकी दी थी। दिल्ली एनसीआर में सुधार के बाद भी हवाएं लगातार दूसरे दिन शनिवार को जहरीली बनी रही। हरियाणा के फरीदाबाद के साथ दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जबकि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गुरुग्राम में यह आंकड़ा 350 से ऊपर रहा। एक एजेंसी से बातचीत के दौरान
पता चला है कि दिल्ली में आज सवेरे 500 से 1000 मीटर के बीच में दृश्यता के साथ हल्का कोहरा रहा। पर्यावरण में काम करने वाली एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि रविवार को प्रदूषण स्तर में बड़े बदलाव की भी उम्मीद नहीं है। हवा की चाल बढ़ने पर सप्ताह के पहले कार्य दिवस सोमवार से गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को पूरब से दिल्ली पहुंचने वाली हवाओं की चाल करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि शुक्रवार का यह आंकड़ा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब था। वहीं मिक्सिंग हाइट 1000 मीटर व वेंटिलेशन इंडेक्स मानक 6000 की जगह 2500 वर्ग मीटर सेकेंड रहा। इससे प्रदूषक ना तो आसमान की तरफ ऊपर जा सके और ना ही धरती की सतह के साथ दूर दूर तक फैल सके। इसका नतीजा हवाओं के गंभीर स्तर पर बने रहने के तौर पर रहा। सूचकांक 402 पर रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 था। वहीं फरीदाबाद का सूचकांक भी 416 रिकॉर्ड किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक एनसीआर के दूसरे शहरों की हवा भी ज्यादा बेहतर नहीं रही। इन शहरों की हवाएं बेहद खराब के उच्चतम स्तर रही। गाजियाबाद का सूचकांक 368 रिकॉर्ड किया गया। विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की खबरों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल को सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती से लागू करवाएं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तेजी से काम करना चाहिए। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल ने कोविड से निपटने के लिए कहा है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन देशों से आने वाली उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दें जहां नया वेरिएंट सक्रिय है। दरअसल सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक होनी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच समेत दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, हांगकांग के यात्रियों को क्वारंटाइन करने जैसे मसलों पर चर्चा की गई। इन देशों में कोरोना के नए वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिल रहे हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विशेषज्ञों के साथ उड़ान मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। इसमें विदेश में नए वेरिएंट मिलने के बाद भी हालात पर चर्चा रही। इससे पहले शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वह नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से भारत आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दें। केजरीवाल के मुताबिक प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वह उन विदेशी उड़ानों पर पाबंदी लगा दें जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट मिल रहा है। बेहद कठिन दौर से भारत कोरोना से उबरा है। हमें उन सभी विकल्पों पर भी काम करना चाहिए जिससे भारत को नए वेरिएंट के खतरे से बचाया जा सके। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार की दोपहर 2:50 पर मंच पर पहुंची। 32 मिनट के संबोधन के दौरान उन्होंने बुंदेली भाषा सीखी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सब भैया बहन को राम राम और मोडियन को बहुत बहुत प्यार। उन्होंने आगे कहा कि ये वीर लोगों की भूमि है। महोबा वाले मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है और थोड़ा दुख भी है। प्रियंका ने कहा कि 2 सप्ताह पहले ललितपुर गई थी जहां खाद के लिए लाइनों में लगे 2 किसानों की मौत और 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। वह ललितपुर जाकर उनके परिवार से मिली। परिजनों ने बताया कि सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था। अचानक बारिश होने से वह खुश थे और खाद डालकर अच्छी फसल पैदावार की उम्मीद थी। खाद वितरण केंद्र की लाइन में खड़े होने के बाद उन्हें खाद नहीं मिली जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ बुंदेलखंड में 1500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं। बुंदेलखंड में रोजगार न मिलने से पलायन हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय अचानक लॉकडाउन किया गया। बुंदेलखंड के हजारों भाई बहन बड़े बड़े शहरों से पैदल लौटे। पूरा परिवार पैदल नंगे पैर व भूखे चले, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बसें देने को कहा तो सरकारों ने हमसे बसें नहीं ली। अब जब बड़ी मीटिंग वाली रैली होती है तो बसों की लाइन लग जाती है ताकि दिखे कि कितनी भीड़ आई है, लेकिन जब जरूरत थी तब भाजपा सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लबरा बड़ा की दौरा का जिक्र कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछा कि कौन बड़ा, तो लोगों हंस पड़े। यह तंज उन्होंने झूठे विज्ञापनों की बात कहते हुए कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठे विज्ञापन देती है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती
तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को प्रगतिमपुरम में ईएसआई डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ में पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही बिना नाम लिए सांसद सोनिया गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली में 5 लाख परिवारों में शौचालय बनवाए, जो रायबरेली में टॉयलेट नहीं बना पाए। अब वह यूपी बनाने की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 120 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराकर एक इतिहास रचा है। उनके प्रयास से लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लग रही है। रायबरेली में ही दो यानी कि 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया गया है। कोरोना काल में 5 लाख परिवारों को 19 महीने तक मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया गया, ताकि गरीब और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट ना झेलना पड़े। इस प्रयास से गरीबों के चेहरे पर खुशी भी आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली रायबरेली आए तो उन्होंने कहा कि दीदी, हमने तो रायबरेली और अमेठी के बारे में सुना था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 55 वर्षों से एक ही परिवार की कृपा रही, लेकिन फिर भी 1978 से ईएसआई डिस्पेंसरी एक भी किराए के भवन में चल रही थी। स्मृति ने आगे कहा कि कामगारों के लिए एक मुफ्त भवन बनाने के लिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ईएसआई डिस्पेंसरी का अब खुद का भवन होने से कामगारों को और बेहतर सुविधा मिल सकेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को जौनपुर में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की किताब में लिखा है कि कांग्रेस सरकार को उस समय जो प्रभावी कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी नहीं चाहिए थी वह नहीं की गई। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आतंकवादियों पर लगाम लगाई जा रही है। उरी और पुलवामा में हुए आतंकी घटने के बाद जो भाजपा सरकार ने किया है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है। उरी और पुलवामा की घटना के बाद देश ने कदम उठाकर दुनिया को संकेत दिया, हमारे देश में वह ताकत है कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम भारत के इस पार ही नहीं भारत के उस पार भी जाकर हमला कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भाजपा के बूथ कार्यकर्ता पार्टी के लिए उतने ही अहमियत रखते हैं जितने की सेना के लिए एक जवान की होती है। भाजपा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सेना मजबूत हुई है। कार्यकर्ताओं के बदौलत भाजपा देश की सबसे मजबूत पार्टी बनी है। भाजपा अपने घोषणा पत्र के सारे वादे पूरी करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर बनवाने, जम्मू कश्मीर से 370 हटवाने का वादा किया था, जो पीएम मोदी ने बखूबी निभाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में अब कोविड वैक्सीन समेत अन्य जरूरी सामान पहुंचना बेहद आसान होगा। दवाओं समेत आपात स्थिति में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन की सेवाएं भी ली जाएंगी। शनिवार को CSIR और IIIM जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ड्रोन का सफल ट्रायल किया गया। इसमें ड्रोन के माध्यम से मड़गढ़ इलाके में स्थित अस्पताल में 10 किलो भार के बक्से में कोविड वैक्सीन पहुंचाई गई। बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में स्वदेशी निर्मित यह ड्रोन अपने साथ 20 किलोग्राम भार उठाकर ले जा सकता है। इसका अपना वजन लगभग 55 किलोग्राम का है। इससे ट्रायल में इसमें 10 किलोग्राम वजन भेजा गया। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा बाढ़, हिमस्खलन जैसी आपदाओं में खाद्य और दवाएं भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मड़ अस्पताल तक ले जाने के लिए ड्रोन ने हवाई मार्ग में 11.5 किलोमीटर का सफर तय किया। यही नहीं, ड्रोन को अस्पताल की छत पर
बनाए गए गोल घेरे में सफलतापूर्वक उतारा गया। एलईडी स्क्रीन में इसका प्रसारण भी हुआ। ड्रोन से भेजे गए बॉक्स में कोविड वैक्सीन की 50 वायल भेजी गई थी। इसमें 8 पंख होने के साथ ही 8 बैटरियां भी लगी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम पर संजीदगी से काम कर रही है। मकसद बच्चों में उद्यमिता विकसित करने की है। आज दिल्ली और देश में स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले 99% बच्चे नौकरी पाने की लाइन में लग जाते हैं। हर साल इतनी बड़ी संख्या में जॉब सीकर्स जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन सभी को जॉब नहीं मिल पाती है। वजह यह है कि आज स्कूल और कॉलेजों ने नौकरी देने वालों की जगह नौकरी ढूंढने वाले निकल रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के रूप में हमने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की 7 सितंबर 2021 में शुरुआत की थी। इससे पहले इसे पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में पायलट फेज में चलाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों से बिजनेस आइडिया लेते हैं, उन्हें ग्रो करने की सरकार बच्चों को मदद कर रही है। सरकारी स्कूलों में 11-12वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को उनके बिजनेस आइडियाज के लिए प्रति छात्र 2000 रुपए की सीड मनी दी जा रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों से निकला हर बच्चा एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा उद्देश्य दिल्ली के बच्चों में एंट्रीप्रेन्योर माइंडसेट विकसित करना है, जिससे वह जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। अगर वह नौकरी करें तो भी वह नौकरियों की लाइन में ना लगे हों, बल्कि उन्हें नौकरी देने के लिए कंपनियां लाइन में लगी हों। सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को आज से दिल्ली की सीमा में प्रवेश मिलेगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले परिवहन वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार ने वायु प्रदूषण के देखते हुए सभी वाणिज्यिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने पहले राजधानी में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3 दिसंबर तक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को रोकते हुए ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। हालांकि यह नियम निजी वाहनों और आवश्यक सामानों की ढुलाई करने वाले ट्रकों के प्रवेश पर लागू नहीं होता है। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाया। इस बीच स्कूल, कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं फिर से शुरू करने और 2 सप्ताह के प्रतिबंध के बाद 29 नवंबर से सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। IITM का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा की चाल 6 किलोमीटर से ज्यादा होगी, जिससे हालात सुधरने के आसार हैं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुख की तरह झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मलिक के इस आरोप पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक अपराधी को हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। अगर कोई मलिक का पीछा कर रहा है तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, गृह मंत्रालय किसके पास है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि शनिवार को समाचार ने बताया कि प्रेम शुक्ला ने आगे ये कहा कि ट्विटर पोस्ट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री या पुलिस आयुक्त से जांच शुरू करने की शिकायत क्यों नहीं कर सकते हैं। इसमें बस यही पता चलता है कि नवाब मलिक को अब पता चल गया है कि जिस तरह हाईकोर्ट के आदेश पर अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, आने वाले दिनों में उनके पापों का घड़ा भी फूटने वाला है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के कुछ अधिकारी उनके खिलाफ शिकायत का मसौदा तैयार कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ किया था।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और उसकी बेहद खराब स्थिति को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार समय समय पर नए दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। अब दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। पर्यावरण विभाग की ओर से जारी इस आदेश में उन सभी ट्रकों की राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो कि डीजल संचालित और गैर जरूरी सामान लाने वाले थे। नए आदेश 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खिरवार की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक वायु प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों और ऑटोनोमस बॉडीज आदि में वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस किया जा रहा है। इन सभी को 29 नवंबर से खोला जा रहा है। इसके लिए स्थिति को रिव्यू कर फैसले लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के तहत अब बढ़ते प्रदूषण से निपटने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए गैर जरूरी सामानों वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक लागू रहेगी। दिल्ली में आवश्यक सामग्री लाने वाले ट्रक के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री को 30 नवंबर तक रोका जाएगा। वहीं गैर जरूरी सेवाओं में लगे सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। अमेरिका नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की जल्दी पहचान करने और दुनिया के साथ इसकी जानकारी शेयर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशंसा कर रहा है। ये चीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है क्योंकि चीन पर कोरोना की शुरुआती जानकारी छिपाने के आरोप लगते हैं। माना जाता है कि चीन ने कोरोना वायरस मिलने में के बाद भी काफी दिनों तक दुनिया से सच छुपाए रखा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब कोरोना का नया वेरिएंट मिला तो उसने तुरंत विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी दी, जिसके लिए अब अमेरिका उसकी प्रशंसा कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर के साथ बातचीत की है। इस दौरान कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण पर सहयोग को लेकर चर्चा की गई। अमेरिका विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मंत्री ब्लिंकन ने विशेष रूप से ओमिक्रॉन वेरिएंट के त्वरित पहचान के लिए दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों और इसकी जानकारी को साझा करने में पारदर्शिता के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार की प्रशंसा है जो कि उसने सबके सामने ये सच ला दिया। अगर देर होती तो हालात हाथ से निकलते हुए जाते। दुनिया के लिए एक मॉडल की तरह सोचना चाहिए। आपको बता देंगे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका ने बार बार चीन की आलोचना की है कि वह कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बात नहीं कबूल रहा है, जिसे पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे अदालत कक्षों में अपनी बात कहें में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि अलग तरह की टिप्पणी भले ही अच्छे इरादों से की गई हो लेकिन न्यायपालिका के महत्व को कम करने वाली संदिग्ध व्याख्याओं को जगह देती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में न्यायाधीशों की कल्पना स्थिर प्रज्ञ के समान शुद्ध और तटस्थ आदर्श के रूप में की जाती है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि विधायिका कानूनों के प्रभाव का आकलन या अध्ययन नहीं करती, जो कभी कभी बड़े मुद्दों की ओर ले जाते हैं और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका पर मामलों का अधिक बोझ पड़ता है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसी स्थिति में नहीं कहा जा सकता कि यह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करना मुश्किल में होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीशों की विरासत का एक समृद्ध इतिहास है जो दूरदर्शिता से पूर्ण और निंदा से परे आचरण के लिए जाने जाते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले भले ही कम आ रहे हों, लेकिन संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 621 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 9000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी लौटे हुए। इसके साथ ही एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में कोरोना के 1,05,691 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा 543 दिन बाद सबसे कम आया। वहीं 3,39,98,278 लोग भी ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,41,45,175 कुल मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक कोरोना से 4,68,554 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि टीकाकरण की बात करें तो अब तक 1,21,94,71,000
134 खुराकें लोगों को दी जा चुकी हैं, जिसमें से 82,86,058 खुराकें शुक्रवार को दी गई। कुछ राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से दुनिया समेत भारत की भी चिंता बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वेरिएंट से कई देशों में तबाही मच गई है। इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। The land that has enchanted the world for centuries, with its rich culture and beautiful monuments, is now bustling with a new energy in its mission to realize unprecedented, enterprise-driven